नमस्कार, मैं डॉक्टर रेखा आरसी ऑनलाइन अकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए उपवाक का एक टॉपिक लेके आई हूँ। इससे पहले की वीडियो में मैं वाक्य के बारे में बता चुकी हूँ कि रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के हैं। तो हमने जब पढ़ा था तो उसमें ये भी जाना था कि मिश्र वाक्य होता है। तो उपवाक्य जो है मिश्र वाक्य से ही संबंधित है। तो मिश्र वाक्य वह वाक्य था जिसमें एक से अधिक उपवाक्य जुड़े रहते हैं। इसमें एक प्रधान वाक्य होता है और उस पर आश्रित दूसरे वाक्य होते हैं। आश्रित वाक्य कह लीजिए या गौड़ वाक्य कह लीजिए, बात एक ही है। कभी कभी गौड़ वाक्य आ जाता है तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने आपको दोनों चीज़ बता दी। तो हम जो वाक्य या उपवाक्य के बारे में बात करते हैं तो उपवाक्य की हमें पहचान होना आवश्यक होता है। तो हमें ये जानना जरूरी है कि जो गौड़ वाक्य या आश्रित वाक्य है वह है क्या, हम उसको कैसे पहचानेंगे। तो इन्हीं सब चीज़ों पे आज हम चर्चा करेंगे। अंत तक वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो रहते हैं इसी में, जो जिससे आप पहचान कर सकते हैं, वो चीज़ हम अंत में ज़रूर बताते हैं। तो मैंने ये तो बता दिया कि ये उपवाक्य है मिश्र वाक्य से संबंधित है। तो जो मिश्र वाक्य है उसमें एक प्रधान वाक्य होता है और उस पर आधारित आश्रित या गौड़ वाक्य होते हैं। तो हम प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य की पहचान कैसे करेंगे ये थोड़ा सा पहले जानेंगे। तो प्रधान उपवाक्य वह होता है जिसकी क्रिया प्रधान होती है। दूसरा पॉइंट है आश्रित उपवाक्यों का आरंभ प्रायः क्यों, की, जो, जिससे आदि से होता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है, यानी मिश्र वाक्य का अगर सरल वाक्य में रूपांतरण करने पर जो क्रिया वाक्यांत में बनी रहेगी वही उपवाक्य प्रधान उपवाक्य होगा। अब वाक्यांत का मतलब क्या है, ये एक शायद आपको कठिन। वाक्यांत का मतलब है वाक्य के अंत में जिसकी क्रिया आएगी वही हमारा उपप्रधान उपवाक्य होगा। तो इतना हमें समझ में आया। अब इसी पे आधारित हम और डिटेल में जानेंगे। जो हमारा उपवाक्य है वह वाक्य के आरंभ में भी आ सकता है, मध्य में भी आ सकता है और अंत में भी आ सकता है। ये कैसे आ सकता है उसके उदाहरण भी मैं ज़रूर बताऊंगी। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं एक उदाहरण द्वारा कि हम उपवाक्य और प्रधान वाक्य को कैसे पहचानेंगे। तो उदाहरण है, मोहन परिश्रम करता तो अवश्य सफल होता। अब ये एक वाक्य है। इस वाक्य में दो वाक्य है। अब दो वाक्य में कौन सा प्रधान है कौन सा गौड़ वाक्य है ये हमें समझने की जरूरत है। तो क्या कहा गया है इसमें जाइए कि जब हम इसको सरल वाक्य में रूपांतरण करने पर जो क्रिया वाक्य के अंत में बनी रहेगी वही उपवाक्य प्रधान उपवाक्य होगा। अब हम इसको सरल वाक्य में बदलेंगे। जैसे मोहन परिश्रम करने पर अवश्य सफल होता। अब इस वाक्य में देखिए सफल होता,
तो ये जो वाक्य है, इस वाक्य, ये हमारा वाक्य कौन सा हो गया? प्रधान उपवाक्य। ये प्रधान उपवाक्य। और जो ये है, ये हमारा आश्रित उपवाक्य कह लीजिए, आश्रित उपवाक्य। तो हम ऐसे पहचान सकते हैं, मतलब हम उसको इस तरह से पहचान सकते हैं, जिसकी क्रिया अंत में रहेगी वही हमारा प्रधान हो जाएगा, बाकी जो है वह हमारा गौड़ आश्रित या कह लीजिए गौड़ वाक्य रहेगा। तो ये तो हमने पहचान बता दी। जो मिश्र वाक्य है तो उसमें क्या हुए? एक प्रधान वाक्य हो गया, प्रधान उपवाक्य, और दूसरा क्या हो गया? गौण या आश्रित। एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, आश्रित उपवाक्य, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो अब ये जो आश्रित उपवाक्य है, इसके भी 3 भेद या 3 प्रकार कह लीजिए हैं। पहला है संज्ञा उपवाक्य, दूसरा है विशेषण उपवाक्य, और तीसरा है क्रिया विशेषण उपवाक्य। अब हम तीनों के बारे में जानेंगे। जो ये क्रिया विशेषण उपवाक्य है, इसके भी 5 भेद है। तो ये आश्रित उपवाक्य, ये भेद हो गए या प्रकार हो गए, जो भी कह लीजिए। तो अब मैं आपको एक एक करके डिटेल में बताऊंगी। अब हम जो आश्रित उपवाक्य हैं, उनके जो 3 भेद हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला है संज्ञा उपवाक्य। किसी उपवाक्य में जो आश्रित उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की संज्ञा के स्थान पर आते हैं, तो इसको ऐसे समझिए, जो मैंने लिखा है परिभाषा के तौर पर, कि आश्रित उपवाक्य है, आश्रित उपवाक्य। इसको जैसे हमने पहले ही बताया कि ये 3 प्रकार के हैं, संज्ञा, क्रिया, क्रिया विशेषण। प्रधान होगा और गौण, यानी गौण आश्रित होगा और ये प्रधान होगा। प्रधान को मुख्य भी बोलते हैं, तो गौण को आश्रित भी बोलते हैं। अब इस उदाहरण में देखिए, एक और चीज बता देना चाहती हूँ उदाहरण शुरू करने से पहले, कि जो संज्ञा उपवाक्य होते हैं, इसमें जो आश्रित उपवाक्य होता है वह की के बाद आता है, की के बाद होता है। तो यहाँ पे देखिए, राम ने कहा कि हम लड़ाई नहीं चाहते। इस वाक्य में देखिए कि यहाँ पे की है, तो हम लड़ाई नहीं चाहते, ये हमारा संज्ञा उपवाक्य है। राम ने कहा उपवाक्य के कर्म के रूप में प्रयुक्त हुआ है, यानी इसके कर्म के रूप में यहाँ पे प्रयुक्त हुआ है, अर्थात ये संज्ञा उपवाक्य हमारा ये है, हम लड़ाई नहीं चाहते। उसके बाद है इनसे पूछिए कि कौन है। तो इनसे पूछिए कि कौन है, ये हमारा संज्ञा उपवाक्य हो गया और ये हमारा प्रधान हो गया। उसके बाद है मोहन को पता था कि गौरव आने वाला है। अब देखिए, ये भी कि गौरव आने वाला है, ये हमारा संज्ञा उपवाक्य है और ये प्रधान।
तो जहाँ पे की नहीं है, जब की अगर नहीं मिल रही है तब आप क्या करेंगे? आप नहीं पहचान सकते कि ये संज्ञा है या विशेषण है या क्या है। तो उसमें क्या होता है कि जो उपवाक्य है वह हमारा प्रधान वाक्य से पहले आता है, और कभी कभी तो इसको पहचानना बहुत कठिन हो जाता है। तब आप इन वाक्यों को सरल वाक्य में परिवर्तित करके देखिए। अब है विशेषण उपवाक्य। विशेषण उपवाक्य की क्या पहचान है कि जो इसका उपवाक्य है उसमें क्या होता है, जिससे, जिसने, जैसा, जितना, ज्यों, ये सारे शब्द आते हैं, उसके बाद उपवाक्य प्रारंभ होता है। तो अब हम जानते हैं, देखिए मुख्य उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। मुख्य उपवाक्य मतलब प्रधान उपवाक्य की यहाँ बात हो रही है। प्रधान या उप, जैसे मैंने पाई, इसको दिमाग में रखिए कि मुख्य और प्रधान एक ही हैं, गौण और आश्रित एक ही हैं, तो कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं आए। कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी दे दिया जाता है। तो मुख्य उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें हम विशेषण उपवाक्य कहते हैं। अब हम इसको उदाहरण द्वारा जानेंगे। ये वही आदमी है जिसने कल चोरी की थी। अब जैसे मैंने बताया, जिसने जो आते हैं उसके बाद विशेषण उपवाक्य शुरू होता है। मतलब जिसने यहाँ पे है, तो यहाँ पे देखिए कल चोरी की थी, जिसने कल चोरी की थी वह हमारा क्या हुआ? विशेषण उपवाक्य। और क्योंकि ये आदमी की विशेषता बता रहा है, अब देखिए ये आदमी क्या है? संज्ञा। इसको ऐसे समझिए, ये संज्ञा है। आदमी जिसने चोरी की थी, आदमी संज्ञा होगा, जिसने कल चोरी की थी, ये विशेषता बताती। अब दूसरा है, जो मेहनत करता है उसे सफलता अवश्य मिलती है। अब इस वाक्य में देखिए कि उसे सफलता अवश्य मिलती है, उसे सफलता अवश्य मिलती है, ये हमारा प्रधान वाक्य है, और ये हमारा विशेषण उपवाक्य है। जो मेहनत करता है, ये विशेषण उपवाक्य है, और ये हमारा प्रधान उपवाक्य, मतलब उसे सफलता अवश्य मिलती है। इसकी विशेषता क्या है? जो मेहनत करता है। उसके बाद है क्रिया विशेषण उपवाक्य। अब क्रिया विशेषण उपवाक्य क्या है जानते हैं। प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताने वाले आश्रित उपवाक्यों को क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। अब देखिए क्रिया विशेषण, अब उदाहरण द्वारा समझेंगे। अब इन वाक्यों में देखिए, इस वाक्य में देखिए कि जब तुम स्टेशन पहुँचे तब मैं घर से चला। अब क्रिया क्या है? चला। तो जब तुम स्टेशन पहुँचे, तो ये हमारी क्रिया विशेषण है। दूसरा है, जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं। तो यहाँ क्या है? क्रिया बोलते हैं। कब बोलते हैं? जब पानी बरसता है। तो ये हमारा क्या हो गया? क्रिया विशेषण। उसके बाद है तीसरा, यदि मोहन मेहनत करता तो अवश्य उत्तीर्ण होता। इस वाक्य में है कि देखिए, अब ये आगे पीछे, अब क्या करता मतलब मेहनत करता तो वह उत्तीर्ण होता। तो मेहनत करना तो वह उत्तीर्ण हो, मतलब क्रिया की विशेषता ये है कि
मोहन अवश्य उत्तीर्ण होता जब वो मेहनत करता। तो यहाँ पे ये क्रिया विशेषण है। तो जो ये क्रिया विशेषण है इसके भी 5 तरह के भेद हैं, उनके बारे में भी थोड़ा सा मैं उदाहरण द्वारा बताऊंगी। यहाँ अब मैं आपको क्रिया विशेषण उपवाक्य के जो 5 भेद हैं उसके बारे में बताऊंगी। उसमें सबसे पहला है काल सूचक, मतलब जिसमें समय का बोध हो। उदाहरण है, जब मैं घर पहुंचा तो वर्षा हो रही थी। तो इसमें देखिए, जब वह घर पहुंचा तो वर्षा हो रही थी, इसमें यानी समय यानी काल के बारे में बोध हो रहा है। उसके बाद है स्थान सूचक उपवाक्य। स्थान सूचक उपवाक्य में स्थान का बोध होता है। जब तुम वहां रहते हो तो मैं भी वहां रहता हूं, कि जब तुम वहां होते हो तो मैं भी होता हूं। तो इसमें स्थान सूचक वाक्य है। उसके बाद है रीतिवाचक उपवाक्य। आपको वैसा करना चाहिए जैसे मैं कहता हूं। उसके बाद है चौथा परिणाम वाचक उपवाक्य। तो जिसमें परिणाम फल मतलब पता चलता है, जैसे उसने जितना परिश्रम किया उतना ही अच्छा परिणाम मिला, या ये लिख सकते हैं उसको उतना ही अच्छा फल मिला। उसके बाद है परिमाण, और ये परिणाम है और ये परिमाण मतलब नाप तोल कह लीजिए। तो यदि वर्षा अच्छी होती, अनुमान लगाना, यदि वर्षा अच्छी होती तो उपज बढ़ जाती। तो ये परिमाण हो गया। तो एक काल सूचक, स्थान सूचक, रीतिवाचक, परिणामवाचक और फिर परिमाण वाचक। उससे बीच में जब मैं वीडियो बना रही थी तो मैंने बताया था कि जो उपवाक्य हैं कैसे कैसे आ सकते हैं, आरंभ में भी आ सकते हैं, मध्य में भी आ सकते हैं और अंत में भी आ सकते हैं। तो इसको एक बार भी देख लेते हैं। जो अपने आसपास सफाई रखते हैं वे सदा स्वस्थ रहते हैं। ये देखिए, इसमें ये हमारा आरंभ में आया है। उसके बाद मध्य में कैसे आ सकता है, वे, इसी वाक्य को मैंने ऐसे बनाया है कि मध्य में आ जाए। वे जो अपने आसपास सफाई रखते हैं सदा स्वस्थ रहते हैं। तो इसमें देखिए 3, तो जो अपने आसपास सफाई रखते हैं ये मध्य में हो गया। अंत में कैसे आ सकता है, वे सदा स्वस्थ रहते हैं जो अपने आसपास सफाई रखते हैं। तो जो अपने आसपास सफाई रखते हैं ये अंत में आ गया। तो आज मैंने आपको उपवाक्य के बारे में बताया। तो उपवाक्य से संबंधित प्रश्न कैसे आते हैं, उपवाक्य से संबंधित पर इस तरह से आते हैं कि आपको एक वाक्य दे दिया जाएगा, उसके 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, पूछा जाएगा कि ये वाक्य किस उपवाक्य यानी संज्ञा, विशेषण, क्रिया विशेषण किस से संबंधित है। अगर आपको नहीं पता होगा तो आप उसको हल नहीं कर सकते। तो इस पे भी मैं एक पीपीटी पे आधारित वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको इससे संबंधित सारे प्रश्न मिल जाएंगे और उसमें हल करने का तरीका भी बताऊंगी। तो अगर हमारा ये आपको वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। नमस्कार।